अस्सलाम वालेकुम। होम एचडी चैनल पर खुशामदीद। मैं हूं यासिर अब्बास और प्रोग्राम का नाम है सेहत की बात यासिर अब्बास के साथ। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि जहां कहीं भी होंगे बखैर आफियत होंगे और साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी भरपूर अंदाज से गुजार रहे होंगे। नाज़रीन, आज हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो है कार्डिक फिटनेस, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे हाइपरटेंसिव के मुतालिक। और इन दोनों मौज़ूआत पर हमने मदऊ किया है हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान डॉक्टर माजिद सुलेमान, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट एंड जनरल फिजिशियन। तो आइए दोस्तों, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। डॉक्टर साहब, आज हमने चूँकि जिन दो मौज़ूआत का इंतखाब किया है जो कि है कार्डिक फिटनेस और इसके साथ साथ हाइपरटेंशन, तो अमूमी तौर पर ये देखा जाता है कि अक्सर लोग जो हैं वो कार्डिक फिटनेस के मुतालिक यही क़यास करते हैं कि जनाब जो बहुत ज़्यादा मस्कुलर है या बहुत ज़्यादा तेज़ भाग लेता है, इसी को कार्डिक फिटनेस कहते हैं। बहैसियत कार्डियोलॉजिस्ट, आप क्या समझते हैं कि कार्डिक फिटनेस के मतलब प्रोटोकॉल्स पे कौन सा पेशेंट पूरा उतरता है? देखिए, इसका ताल्लुक इससे नहीं है कि किसकी जिसामत कैसी है, इसका ताल्लुक इससे है कि रोज़ आप कितनी एक्सरसाइज करते हैं और आपका जो लाइफस्टाइल है वो कैसा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक बॉडी बिल्डर है, उसने बॉडी बिल्डिंग एक दफ़ा कर ली तो बस वो फिट हो गया हमेशा के लिए और जाके आराम से लेटता रहे और सारी ज़िंदगी जो है वो बेड पे गुजार ले। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फिटनेस हमारी ये होती है कि जो रोज़मर्रा की चीज़ों में हम जिस तरह अपने आप को फ़िट रख सकते हैं और जो चीज़ें करने की हैं, जिसमें 3 से 4 चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए, मैं आपको अभी फर्दर बताना चाहूँगा। तो वो इन चीज़ों का उसमें ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। अब जैसा कि अगर देखा जाए वेट और हाइट के हिसाब से हम एक BMI निकालते हैं। अगर BMI हमारा 24.9 तक है या अप टू 25 तक है तो हम उसको नॉर्मल तस्वुर करते हैं, वो बंदा फ़िट है। पर अगर बॉडी बिल्डिंग है फ़िट के हिसाब से और आपका BMI 40 को जा रहा है तो हम उसको तस्वुर नहीं करते कि वो कार्डियकली फ़िट है या वाकई नॉर्मली फ़िट है। इसी तरह हमारे जो पैरामीटर हैं, गाइडलाइंस हैं, वो ये कहते हैं कि मेल की जो वेस्ट होनी चाहिए वो 102 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। इसी तरह फ़ीमेल की जो है वो 94 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो सर, ये तकरीबन कितनी बन जाती है? तो ये तकरीबन हमारी जो फ़ीमेल में है वो ऑलमोस्ट 30-32 तक बन जाती है और मेल में जो है वो 36-38 तक बनती है। ओके। तो इसके ही दरमियान रहनी चाहिए, उससे अबव नहीं होनी चाहिए। तो इस सूरत में अपने आप को फ़िट करने के लिए आपको डेली एक्सरसाइज लेनी चाहिए होती हैं। एक्सरसाइज में कम से कम हफ्ते में 5 दिन तो होने चाहिए, जिसमें जो है 30 से 40 मिनट की मॉडरेट एक्सरसाइज होनी चाहिए। जी जी। इसके इसके अलावा आपने अपनी जो डाइट है उसका ख्याल रखना चाहिए, जिसमें हर वक्त ये नहीं कि हम सिर्फ जंक ही खाते रहें। नहीं जी, इसका जो 70 to 80% पोर्शन है वो फ्रूट्स वेजिटेबल्स पर होना चाहिए। ठीक। और जो है नॉन एनिमल प्रोटीन्स पर होना चाहिए। इसके अलावा आपने हाई पोटेशियम डाइट रखनी है जो कि हमें फ्रूट से मिलती है। पोटेशियम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स हैं उनको एक तो ब्लड प्रेशर ना होने में और दूसरा ब्लड प्रेशर अगर है तो उसकी कमी में भी काफ़ी हेल्प करती है। इसी तरह हमारे माशरा, तो कहते हैं तो है मुस्लिम माशरा है, पर अल्कोहल का कंजप्शन काफ़ी हाई है। अगर देखा जाए, अगर किसी मॉनिटरिंग पे निकले तो काफ़ी पता चलेगा कि बहुत सारे लोग जो हैं, यानी अगर उसके स्टेटिस्टिक्स देखें, शुमारियात देखें बिल्कुल, तो उसका भी इस्तेमाल कम से कम या अगर बेहतर हो कि ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। स्मोकिंग आप देखेंगे ऑलमोस्ट हर दूसरा तीसरे घर में एक बंदा स्मोकर हमें मिलता ही मिलता है। जी जी। ये भी एक हमारा एक फैक्टर है जो कि हमें कार्डियक फिटनेस की तरफ जो है वो नीचे की तरफ ले जाता है बजाय कि बेहतर होने की। ठीक। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, आपने यकीनन बहुत तफसीली तौर पर जो है वो कार्डिक फिटनेस के मुतालिक बताया, और अब इसी बात को जो है वो आगे अगर हम लिंकअप करें ब्लड प्रेशर के साथ, जो कि ज़ाहिर सी बात है कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो कार्डिक फिटनेस के हवाले से ब्लड प्रेशर जो है वो कितना होना चाहिए? नॉर्मल वैल्यू जो ब्लड प्रेशर की है वो जो ऊपर वाला है, जिसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, वो लेस देन 120 होना चाहिए। अक्सर लोगों को बस एक फिगर याद है 120/80, तो ये एक्चुअली लेस देन 120/<80 है। अच्छा, यानी नॉर्मली जो इसकी जो असल डेफिनेशन है वो ये है। ठीक। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, अमूमी तौर पर यानी कि कुछ ऐसे अफराद के जिन्हें मिसाल के तौर पे अक्सर लोग जो हैं वो हार्ट अटैक की या बाकी चीज़ों की जो है वो या सीने के दर्द की तमीज़ नहीं कर पाते, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या ऐसी अलामात हैं
कि जिनके ज़रिए ये ख़दशा ज़ाहिर किया जाए कि ये हार्ट अटैक हो सकता है, और क्या ऐसी अलामात हैं कि जिन्हें इस तरह कंसीडर किया जाए कि ये महज एक सीने का दर्द है? देखिए, सीने का कोई भी दर्द हो, पर अगर दर्द होता है तो उसको सीरियस लेना चाहिए, अनटिल अनलेस हम उसको प्रूव कर लें कि वो हार्ट का नहीं है। ठीक है। क्योंकि अगर हमें इसमें चूक हो गई हमें कि ये वाकई मैदे का है, गैस का है या वो है, तो काफ़ी देर हो जाती है। जब भी अगर सीने का दर्द हो तो हमें उसको सीरियसली लेना चाहिए, आसपास के डॉक्टर को ही सही, पर जल्दी पहुंच लाना चाहिए। अगर वो हार्ट अटैक हुआ तो हमारे पास बड़ा टाइम फ्रेम शॉर्ट होता है, हमें जल्द से जल्द जो है वो टर्शरी केयर या बड़े हॉस्पिटल में पहुंचना होता है, ताकि हम उस शरीयान को खोल दें और उससे हम हार्ट को बचाया जा सके। इसी तरह हार्ट ही नहीं बल्कि जो हमारे फालिज के पेशेंट होते हैं, जिनको स्ट्रोक हो जाता है, जिनको फालिज हो जाता है, उनके लिए भी बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड होता है। 4 घंटे या 4 घंटे की कम से कम आपको टर्शरी केयर में आप पहुंच जाएंगे तो शरीयान खुल जाएगी और उससे जो वीकनेस है वो नहीं होगी। तो ये सोच लेना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी चेस्ट पेन हो, बी सीरियस, और उसी वक्त आप लोगों को डॉक्टर की अटेंशन ले लेनी चाहिए। ठीक। अच्छा, तो सर जैसे नॉर्मली डॉक्टर साहब हम देखते हैं कि जैसे लाइफ सेविंग प्रोग्राम्स होते हैं, तो उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो बताई जाती हैं कि जी आप ऐसा कर लें तो इस चीज़ से बच सकते हैं, ऐसा कर लें। तो आया कि इससे मतलब आपका क्या मकसद है सर, कि आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से कि बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर कम हो जाता है या तब भी हमारे पास टाइम शॉर्ट ही होता है? देखिए, टाइम आपके पास, असल जो डेफिनेट ट्रीटमेंट है वो यही है कि हमें हॉस्पिटल पहुंच के उसको खुलवा लेना चाहिए। शरीयान बंद है, बाहर से तो कुछ हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है सवाए गोलियों के। जब आप गोली खाएंगे उसका असर भी तो आधे घंटे में ही आएगा। तो बजाय टाइम ज़ाया करने के, अगर घर में है तो ठीक है, पता है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो फ़ौरन आप एम्बुलेंस पकड़ें, गाड़ी पकड़ें और हॉस्पिटल पहुँचें, ताकि टाइम आपका कम से कम लगे और आपकी शरीयान जल्दी खुल जाए। और अच्छा सर, ये भी बात पूछना चाहूँगा जो कि एक ज़ाहिर सी बात है कि बड़ा इंपॉर्टेंट एक सवाल है कि ऐसे अमराज से बचने के लिए एक्सरसाइज कम से कम रोज़ाना कितनी देर की जाए? एक्सरसाइज, मैंने अभी पहले ही आपको बताया कि एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी हमारा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। हमें हफ्ते में 5 दिन तो लाजमी, अगर 5 से 6 दिन हो तो बहुत अच्छा है। हमें कम से कम 30 से 40 मिनट मॉडरेट एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब, इसमें वॉकिंग का अमल दखल कितना है, ये भी बता दीजिए। आप ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं और आप चाहें तो हल्की जॉगिंग कर सकते हैं, पर इतनी करें कि इतना हो जाए कि आपकी हार्ट बीट तेज़ तक हो जाए और आपको हल्के पसीने आना शुरू हो जाए। ठीक। तो एटलीस्ट इतना आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने बहुत अच्छी एक्सरसाइज की है। तो डॉक्टर साहब, अमूमी तौर पर यानी देखा जाए कि जो लोग कसरत बहुत ज़्यादा करते हैं, यानी वर्जिश बहुत ज़्यादा करते हैं या अपने आप को पसीने में शराबूर कर लेते हैं, तो क्या ऐसे लोगों को फ़ायदे के बजाय नुकसान नहीं होता? नहीं, इस बहुत अच्छी बात है। जितनी आप एक्सरसाइज करेंगे उतना आपको फ़ायदा है। आप उतने ही कैलोरीज बर्न करेंगे, आप उतने ही फिट रहेंगे, उतना ही आपका वेट अच्छा रहेगा, और उसके बदले में फिर आप खाना भी अच्छा खा सकते हैं। अगर जितना आप खाते हैं उसको बर्न करना बहुत ज़रूरी होता है, उससे फिर आप फिट भी रहेंगे। प्रोटीन डाइट आपको अच्छी मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट आपको अच्छे मिल सकते हैं। सिर्फ हार्ट ही नहीं बल्कि आप डायबिटीज़ में भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, और इसके अलावा बहुत सारी और बीमारियों से भी हम बच सकते हैं। तो एक्सरसाइज का हर सूरत में अच्छा ही इम्पैक्ट होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, नॉर्मली तौर पे ये कहा जाता है कि जो बाईपास के पेशेंट्स हैं ख़ास तौर पर, उन्हें एक तो वेट उठाना उनके लिए हराम हो जाता है। यानी मैं नॉर्मली इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि कई चीज़ें इस वक्त आम रवाज के तौर पर भी राइज हैं हमारे माशरे के अंदर, और दूसरा ये है कि उनसे जो है कोई सख्त काम ना लिया जाए, या उनको जो है वो वॉक भी है तो एक लिमिटेड मतलब समझ लें कि प्रोटोकॉल के अंदर दी जाए, उससे आगे जो है उनको, यानी कि एक जिससे कहते हैं कि मतलब यूँ समझ लीजिए कि जैसे बिल्कुल बच्चों वाला प्रोटोकॉल उनका हो जाता है। तो आप इसके मुतालिक क्या कहेंगे? अगर ऐसा है कि अगर कल बाईपास हुआ है और आज आप उनको बोलें कि 10 किलो का घी उठाएं, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है। आपको एहतियात करनी होती है क्योंकि आपके स्टिचेस लगे होते हैं और आप बहुत ही सख्त पेन में भी होते हैं, और अभी अभी बाईपास हुआ होता है तो वो बहुत ही मतलब जो आपका ज़ख़म होता है वो ताज़ा होता है। पर जैसे जैसे टाइम बीत जाता है, तकरीबन 15 दिन हो जाते हैं, तो हम उसी के दरमियान आपकी हल्की फुल्की एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, जिसको हम रिहेबिलिटेशन कहते हैं। हमारा हॉस्पिटल्स में ये एक प्रोग्राम होता है जिसको हम इनको ज्वाइन करवाते हैं, और तकरीबन हमारे पास 23-24 वीक्स की पूरी प्लानिंग्स होती हैं। जी जी। तो हफ्ते भर, 2 हफ्ते के बाद और फिर 1 महीने के बाद आप ड्राइविंग भी कर सकते हैं। अपने आप बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे आप नॉर्मल हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बाईपास के बाद ना आप कुछ खा सकते हैं, ना आप कोई वज़न उठा सकते हैं, ना आप कोई जॉब कर सकते हैं, ना गाड़ी चला सकते हैं। आप सब कुछ कर सकते हैं, आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं जैसे हम हैं। ठीक। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ख़ास तौर पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा इन है जिसे कहते हैं कि स्टंट,
नॉर्मली लोग जो हैं वो ये क़यास करते हैं कि जनाब स्टंट जो हैं वो अव्वल तो ये कि कोशिश करेंगे डलवाएं ही ना, लेकिन अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि जी जनाब जैसे ही आप डलवा लेते हैं तो विदिन 2 to 3 ईयर्स जो है वो दोबारा जो है वो दबना शुरू हो जाते हैं, फिर आपको हार्ट अटैक आ जाता है। इसके मुतालिक आप क्या कहना चाहेंगे कि सर स्टंट कब डलवाया जाए, और दूसरी बात ये अगर डलवा लिया जाए तो क्या आया ऐसा है कि उसकी लाइफ बहुत कम होती है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, और हमारे पास अच्छा खासा रिसर्च है, अच्छा खासा डेटा है। उसमें डिपेंड करता है, अगर आपने स्टंट डलवाया और अपने डॉक्टर की हिदायत के बगैर आपने ना दवाइयाँ खाई और ना आपने कोई एहतियात किया ना कुछ किया, तो ऑब्वियसली वो बंद होने के चांसेस हाई होते हैं। पर अगर ऐसा करते हैं कि आप बिल्कुल एहतियात करते हैं और प्रॉपर दवाइयाँ खाते हैं, प्रॉपर फॉलोअप करते हैं डॉक्टर्स के पास, तो इसमें बहुत ही रेयर चांसेस है कि वो बंद करें, क्योंकि कभी कभार हमारी बॉडी जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, तो शायद हो जाए, अदरवाइज़ बहुत ही लेस चांसेस होते हैं इसके। ठीक, तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि इस वक्त जहाँ कहीं से भी स्टंट्स आ रहे हैं तो वो इतने रिलायबल हैं कि उनकी क्वालिटी अच्छी है? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में स्टंट अवेलेबल हैं वो सारे अच्छी क्वालिटी की, हम कोशिश करते हैं कि अच्छी क्वालिटी की हम यूज़ करें। ठीक, अच्छा सर, बहैसियत कार्डियोलॉजिस्ट आप क्या ये समझते हैं कि पाकिस्तान में जो कार्डिक हवाले से जो सर्जरीज़ हैं या जो उनका ट्रीटमेंट है ये एक महंगा ट्रीटमेंट है? अब तो माशाल्लाह काफ़ी हमारे टर्शरी हॉस्पिटल्स खुल गए हैं जो कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, स्पेशली सिंध में, पंजाब में भी, सिंध में भी। तो अब तो ये वाली कॉस्ट का मसला तो हल हो चुका है ऑलमोस्ट। पर ये है कि हाँ, अगर एंजियोप्लास्टी, प्राइमरी एंजियोप्लास्टी जिसे कहते हैं कि फ़ौरन हार्ट अटैक हुआ और फ़ौरन खोलना हुआ, वो अभी भी काफ़ी महंगा है। और अगर हम बाईपास सर्जरी के लिए जाएँ और किसी कोई अच्छे हॉस्पिटल प्राइवेट को देखें तो वो भी काफ़ी महंगी तो है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, बिलखुसूस इस वक्त हम जहाँ पर मौजूद हैं जो कि मुर्शिद हॉस्पिटल, और यकीनन एक बहुत बड़ा नाम और बहुत ही अच्छा काम इस वक्त कर रहे हैं, तो बहैसियत कार्डियोलॉजिस्ट आप क्या समझते हैं कि मुर्शिद हॉस्पिटल इस हवाले से कितना सर्व कर रहा है? माशाल्लाह मुर्शिद हॉस्पिटल को काफ़ी अच्छी ओपीडी है और काफ़ी लोग यहाँ पे आके इसका फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, और अच्छे एक मतलब नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे हो गए हैं यहाँ पर, जो कि सराउंडिंग की कम्युनिटी को बहुत अच्छा सर्व कर रहे हैं। एटलीस्ट यहाँ से अगर देखा जाए तो टर्शरी हॉस्पिटल काफ़ी दूर हैं, और हब और बलूचिस्तान की जो लोकेलिटी है और यहाँ की लोकेलिटी है, वो बजाय इतनी दूर जाने के वो यहाँ पे आके इसका फ़ायदा ले सकते हैं, जो कि वो टर्शरी हॉस्पिटल्स में लेते हैं। ठीक, अच्छा तो डॉक्टर साहब साथ साथ आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि अब कुछ सवालात मैं चाह रहा हूँ कि आपकी ज़रा ज़ाती ज़िंदगी से मुतालिक भी किए जाएँ। डॉक्टर साहब, कार्डियोलॉजी का ही इंतखाब क्यों किया आपने? देखिए, शुरू से ही कार्डियोलॉजी कोई इतना आसान वो नहीं है, और कहते हैं कि जब किसी हॉस्पिटल में जब कार्डियोलॉजिस्ट जाता है तो उसका हैंड सबसे अपर होता है। देखिए, हड्डी वाला तो हड्डी छोड़ के निकल जाता है, मेडिसिन वाला तो बुखार वगैरह ये वो देख के निकल जाता है, पर जो इन सब में जो चीज़ रुकने वाली नहीं है, जो हर वक्त चलती रहती है, वो हार्ट है। एक हार्ट ही नहीं बल्कि उसके जो प्रेशर्स हैं ऊपर नीचे के होना और पूरी बॉडी को संभालना, और सबसे डायनामिक, मतलब सबसे ज़्यादा डायनामिक फील्ड जो मुझे लगी वो इंस्पायर्ड की, वो ये थी। जब मैं MBBS करके निकला तो बाकी चीज़ें तो मुझे बहुत आसान लगी, गायनी तो बहुत आसान लग रहा था, चेस्ट भी इतना मुश्किल नहीं, पेट का भी क्या था, चंद चीज़ें मुझे लगीं, पर जो सबसे मुश्किल लगा वो मुझे हार्ट लगा। तो मैंने यही सोचा कि यार जो सबसे मुश्किल है उसी को पकड़, मतलब उसी को ही फॉलो करना है। वही मतलब एक चैलेंजिंग लगा। तो सर इसके मुतालिक डॉक्टर साहब किसी चीज़ की इंस्पिरेशन भी थी, यानी किसी से इंस्पायर्ड थे आप इस हवाले से, ऐसा था? इसमें ये देखिए, आपका जो हार्ट है वो बहुत कम टाइम देता है, अगर रुक जाता है तो बहुत ही मुसीबत पड़ जाती है। ऐसा ही। और अगर आप उसको बचा लेते हैं तो मतलब एक देखा जाए कि सबसे मुश्किल चीज़ और सबसे आपको मतलब खुश करने वाली, अगर पेशेंट सेफ हो जाता है तो यही थी। ठीक, अच्छा तो डॉक्टर साहब अपने असातिज़ा के मुतालिक क्या कहना चाहेंगे? कैसे असातिज़ा मिले, उनके साथ तजर्बा कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह, बहुत बचपन से ही इतने अच्छे उस्ताद मिले, और आउट ऑफ वे करके फेवर करते थे वो, और पढ़ाते थे बहुत शफ़क़त से। मैं तो बहरहाल कैडेट कॉलेज सांगड़ में रहा, वो कैडेट कॉलेज था, वहाँ पे भी मतलब इतना ज़बरदस्त माहौल था कि मतलब शुरू से ही एजुकेशन के लिए बहुत हमें माइल किया गया था। ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब कोई ख़ास एक ऐसे उस्ताद के जो अक्सर याद आते हों या जिनका तज़किरा आप करना चाहें? मैं जब डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में था तो मेरे एक मेडिसिन के उस्ताद थे डॉक्टर इरफान अहमद ख़ान, तो उनसे मैं बहुत इंस्पायर्ड था, और वो, और शायद मैं उनका भी फेवरेट था।
पर अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई। अल्लाह पाक माफ़ और फरमाए। बहरहाल मैं उनसे बड़ा इंस्पायर था। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, साथ साथ आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि चूँकि इस वक्त हम अपने प्रोग्राम के आखिरी मरहले में हैं, आप क्या समझते हैं कि कार्डियोलॉजी की फ़ील्ड को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए अभी हम बहैसियत पाकिस्तानी और क्या क्या कुछ कर सकते हैं या हमें करना चाहिए? देखिए, अवेयरनेस होनी चाहिए हमें। अवेयरनेस प्रोग्राम हमारे वाकई बहुत कम है, जिसमें बेसिक चीज़ों को हमें फोकस करना चाहिए। जब मैं अमेरिका गया था तो उनको बेसिक चीज़ें काफ़ी मालूम है। अगर हम उनकी कम्युनिटी को अपनी कम्युनिटी से कंपेयर करें तो हम वाकई बहुत पीछे हैं। तरक्की और बाकी चीज़ों में तो है ही है, पर अवेयरनेस में भी बहुत पीछे हैं। अवेयरनेस तो कोई पैसों की तो नहीं आती ना। आपने आज इंटरनेट सभी यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया का दौर है, पर कोई यही नहीं चाहता कि मैं BLS सीख लूँ, ACLS सीख लूँ। अल्लाह ना करे कोई बंदा यहाँ गिर जाता है और यहाँ बस में गिर जाता है या मार्केट में गिर जाता है, करना क्या है? इसको छोड़ देना है या वहाँ पे सिर्फ रश, जो अक्सर अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट हो जाता है रास्ते में, आप भी आते हैं, मैं भी आती हूँ, अक्सर लोग गाड़ियाँ खड़ी करके जो देख रहे होते हैं। बिल्कुल सर, आजकल तो एक नया ट्रेंड चल पड़ा है ना कि मूवियाँ बनाने का। हाँ, मूवी देख रहे हैं। ये नहीं कि आपको BLS आता हो, आपको ACLS आता हो या आपको बेसिक लाइफ सपोर्ट देने का आता हो, आप गाड़ी को साइड में रुक के उसका हार्ट पंप करें, उसका इतना पंप करें कि उसको हॉस्पिटल तक पहुंचा दें। आज तक मैंने नहीं देखा ऐसा। मूवियाँ ज़रूर देखा मैंने, खड़े होकर ट्रैफिक पीछे जाम पूरे हो रही है, वो हर बंदा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बन जाता है सर। हाँ, पर ये अवेयरनेस नहीं है। आप बाहर जाएंगे, आपको बाहर ये चीज़ें मिलेंगी, बिल्कुल ऐसा ही मिलेंगी। एक और मुझे बताना है कि जो इस वीलॉग से शायद आगे पैगाम पहुंच जाए, ताकि देखने वालों को एक बहुत अच्छा मैसेज पहुंचता है। जैसे ही आप ब्लड प्रेशर बढ़ता है, कितना बढ़ता है ये लोग देखते नहीं, बस बढ़ गया, जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचे डॉक्टर्स ने आपके मुंह के नीचे कैपोटिन दे दी। भाई नहीं देनी है कैपोटिन। उनको भी समझ में नहीं आता कि भाई कैपोटिन दे के जान छुड़ा के वो आगे भेज देते हैं। कैपोटिन मैल प्रैक्टिस है, बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है। उसके आप अगर कैपोटिन का डब्बा भी उठा के देखेंगे ना, तो उस पर ये नहीं लिखा हो कि आपको ज़बान के नीचे देनी है। वो एक एंजेसेट की गोली होती है, वो ज़बान के नीचे देती है, जो हार्ट चेस्ट पेन के लिए दी जाती है। कभी भी कैपोटिन का इस्तेमाल ऐसे ना करें। कितना ब्लड प्रेशर हो जाए, या 140 150 पे भी कैपोटिन दे दें। ब्लड प्रेशर को समझने की बहुत सख्त ज़रूरत है हमें। एटलीस्ट अवेयरनेस इस तरह होनी चाहिए कि भाई ब्लड प्रेशर है क्या 130 पे भी दे दूँ, 140 पे भी दे दूँ, 150 पे भी दे दूँ। अब सपोज़ अगर मुझे डॉग से बड़ा डर लगता है, मैं अगर बाहर जाता हूँ, कोई मुझ पे भौंकता है, मैं वापस आता हूँ डरते हुए, मेरा मतलब तेज़ धड़कन हो रही है, मैं डरा हुआ हूँ, मैंने अपना BP चेक करवाया, पता चला कि 160 है, क्या मैं कैपोटिन ले लूँ? आपकी बेगम से लड़ाई हो गई है, आपने भाई वो तो अक्सर होती है। पूरी रात नहीं सोने दिया बेगम ने, ठीक है। आप सुबह डॉक्टर के पास आए हो, अपना BP चेक करा रहे हो, 150 है, क्या कैपोटिन दे दूँ मैं? इसी तरह आपके साथ कोई मिसहैप होता है या आप स्ट्रेस में रहते हैं, आपका जो ऑफिस है बड़ा सख्त है, आप पूरी रात नहीं सो पाते हैं और सुबह अगर देखते हैं कि 150 160 है, तो क्या मैं उसी वक्त ही मेरे पास कैपोटिन पड़ी हुई उठा के खा लूँ? ये सब मेल प्रैक्टिस है, कभी भी नहीं ऐसा करना चाहिए। ब्लड प्रेशर 160 170 100 कुछ नहीं करेगा आपको फ़ौरन। हाँ, पर अगर आपको ब्लड प्रेशर के साथ सांस में तकलीफ़ हो रही है, सीने में दर्द हो रहा है, या आपको लग रहा है कि मुझे फालिज हो रहा है, कोई वीकनेस हो रही है, या आपको लग रहा है कि मेरे यूरिन में ब्लड आ रहा है, या आपको लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं और आप गिरने वाले हैं, तो उस सूरत में बजाय आपको ट्रीट करने के फ़ौरन आप टर्शरी हॉस्पिटल पहुँचें। बड़े हॉस्पिटल में पहुँचना होता है, ना कि आपको बीच में रुक के मुँह में कैपोटिन डालें, बिल्कुल नहीं। आपको पहुँचें, जितनी जल्दी पहुँच सकेंगे उतना जल्द ही आपको हम नुकसान से बचा सकेंगे। तो कहने का मकसद है कि आपको ये देखना है कि मुझे ब्लड प्रेशर है या नहीं है। अमूमन ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, उन सब से ब्लड प्रेशर वक्ती तौर पे बढ़ सकता है, पर इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आपको ब्लड प्रेशर हो गया है। तो इसके लिए हम अमूमन OPD में आते हैं, अक्सर पेशेंट पूछते हैं, सर मेरा 150 है, क्या आप मुझे दवा नहीं दे रहे? नहीं भाई, मैं दवा नहीं दे रहा हूँ। आपको घर जाना है, 24 से 48 घंटों में अपने 3 से 4 घंटे में अपना BP चेक करें। पर अगर उसमें हर वक्त आपका 150 160 रहता है, तो वाकई आपको ब्लड प्रेशर है। पर अगर आप सिर्फ उसी वक्त जब आप मेरे पास आए हैं उसी वक्त 150 है और बाकी 2 दिन में कोई BP आपका नहीं रहा, तो आपको ब्लड प्रेशर नहीं है। इस चीज़ को हम वाइट कोट हाइपरटेंशन भी कहते हैं।
अक्सर लोग क्या करते हैं, वो यूरिन होल्ड करके आ जाते हैं या वॉशरूम जाना होता है, पान खा रहे होते हैं, लड़ाई करके आ रहे होते हैं, आके डॉक्टर के पास आ जाते हैं, तो वो बीपी तो इतना बड़ा ही होगा ना। आपको बीपी चेक करने के लिए दोनों बाजू, डॉक्टर साहब दोनों बाजुओं का बीपी चेक करना होता है, आपको रिलैक्स बैठना होता है। हाल ही में आपने कोई कॉफ़ी और चाय वगैरह ना पी हो, कोई नमक वाली चीज़ें ज़्यादा ना यूज़ की भी हों, फिर आप आएंगे, रिलैक्स होके बैठेंगे। अक्सर औकात क्या होता है कि 150 किलो वाले या 120-30 वालों की काफ़ी आम मोटा होता है, हमारे पास वो काफ़ी नहीं होता, उस कफ में भी हम गलत बीपी नाप लेते हैं और फिर बोलते हैं नहीं जनाब आपको तो 150 है, अभी दवा स्टार्ट करें। गलत है ये प्रैक्टिस। आपको जब भी बीपी हो उसको हमें कंफर्म करना होता है कि आपको वाकई बीपी है, तो उसके लिए हमें मल्टीपल रीडिंग्स चाहिए होती हैं। हम एक बीपी की रीडिंग पे ये फैसला नहीं कर सकते कि आपने सारी ज़िंदगी अब ये दवा खानी है। अगर हमने ये लेबल कर दिया तो सारी ज़िंदगी दवा खाएंगे आप, और आप फिर उस दवा के आदी हो जाएंगे, फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स अलग। अक्सर मेरी ओपीडी में लोग ऐसे आए जिनकी मैंने 6-7 साल बाद वो दवाइयाँ बंद कर दी और आज तक उनका बीपी 100 से ऊपर ही नहीं उठ रहा। वही इसका मतलब है बीपी था ही नहीं, क्योंकि बीपी का तो इलाज नहीं है। 5% लोगों में सेकेंडरी कॉजेज़ होते हैं जिनका हम इलाज कर लेते हैं, पर जो 40, 50, 60 साल के ऊपर होते हैं उनकी शरीयानों की इलास्टिसिटी कम हो जाती है, जैसे बीपी होता है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो उसका इलाज तो नहीं है, उसकी तो हमें सारी ज़िंदगी दवा ही देनी पड़ेगी। पर अगर हमने एक दफ़ा डायग्नोस कर लिया तो फिर आपको प्रिवेंशन के लिए लेना पड़ेगा। पर अगर आपको है ही नहीं और इन असबाब की वजह से आप एक आधे एपिसोड से आ जाते हैं, तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपको उस दवा पे सारी ज़िंदगी रखा जाए। ठीक, डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफ़ियात में से वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। एक बार फिर इंतहाई मशकूर, इंतहाई ममनून कि आपने वक्त दिया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी हाँ नाजरीन, ये थे डॉक्टर माजिद सुलेमान, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट एंड जनरल फिजिशियन। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ एक अपील कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी दबाइए ताकि हमारा हर नया नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। अपने मेज़बान यासिर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।